गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एनोमलस स्ट्रक्चर इन डाइकोट स्टेम, जिसमें हम मेडुलरी और पिथ वेस्कुलर बंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ा था। जैसा कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल्स को कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, उसी प्रकार जो वेस्कुलर बंडल्स मज्जा या पित्त वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स या पित्त वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडलों की भांति ही मेडुलरी वेस्कुलर बंडल भी सामान्य वेस्कुलर बंडल के अतिरिक्त होते हैं, यानी एडिशनल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वैसे तो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल प्राइमरी नेचर के होते हैं, प्राथमिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें कुछ सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकती है। द्विबीजपत्री स्तंभों में मेडुलरी वेस्कुलर बंडल का पाया जाना एक अति साधारण अपसामान्यता है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ ऐसे पादपों के जिनमें मेडुलरी या पिथ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एनीमोन, डेल्फिनियम। ये दोनों पादप रेनुनकुलेसी फैमिली के पादप हैं। इसके अतिरिक्त एमेरेंथस, एकाइरेंथस, ये दोनों अमेरेंथेसी फैमिली के पादप हैं। किनोपोडियम जो किनोपोडियेसी फैमिली का प्लांट है, मिराबिलस, बोगेनविलिया, बोरहाविया, ये तीनों पादप निक्टेजिनेसी फैमिली के पादप है। इसके अलावा एकेंथस जो एकेंथेसी फैमिली का है, एब्यूटिलोन जो मालवेसी फैमिली का पादप है। आदि सभी पादपों में मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। आज की वीडियो में हम बोरहाविया डिफ्यूजा के स्तंभ की आंतरिक संरचना देखेंगे, जिसमें खास तौर से उसमें पाए जाने वाले मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने बोरहाविया डिफ्यूजा के स्तंभ का टीएस है, जिसमें ऊपर वाला जो डायग्राम है वो टीएस का लाइन डायग्राम है और नीचे जो डायग्राम है वो टीएस का या स्तंभ का जो टीएस है उसका सेल्यूलर डायग्राम है। देखिए, इंटरनल संरचना में सबसे पहले हम पादप परिचय देखते हैं। बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी कुल का एक बहुवर्षीय शाखित प्रसारित और सयान पादप है, यानी प्रोस्टेट है, जो भूमि पर काफ़ी सघनता से फैला हुआ रहता है। इसकी पत्तियां सरल और सम्मुख होती है, लेकिन स्तंभ की प्रत्येक प्रवेश संधि पर उपस्थित दोनों पत्तियां असमान आकार की होती हैं। इसके पुष्प गुलाबी, चिपचिपे तथा अम्बेल या छत्रक पुष्प क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसकी जो मूलें हैं और पर्णें, मूल और पर्ण, ये दोनों औषधीय महत्व की होती है। स्तंभ की आंतरिक संरचना हम देखें तो स्तंभ का अनुप्रस्थ काट बाह्य रूपरेखा में लगभग हमें वृत्ताकार दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट में सबसे बाहर की ओर अधिचरम, उसके अंदर अधस्तरम या हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, परिरंभ, वेस्कुलर सिस्टम और पित्त, ये सभी भाग हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस। डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ एपिडर्मिस दिख रही है। एपिडर्मिस स्टेम की बाह्यतम एक स्तरीय परत होती है। इसकी कोशिकाएं स्पर्श रेख के रूप से दीर्घित होती है। अधिचरम की बाहर वाली सतह पर क्यूटिकल तथा बहुकोशिकीय रोम उपस्थित होते हैं। एपिडर्मल हेयर भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी यहाँ उपस्थित है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ इसका पाया जाता है हाइपोडर्मिस। दूसरा वाला पार्ट इसमें देखिए, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्थूल कोणात्मक कोशिकाओं की 2 से 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। इन परतों को आउटर कॉर्टेक्स या बाह्य वलकुट भी कहा जाता है। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स उपस्थित होता है। यह हाइपोडर्मिस के भीतर कई परतों से बना हुआ भाग होता है। इस भाग को भीतरी कॉर्टेक्स
यानी इनर कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। इसकी कुछ कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। साथ ही कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकाअवकाश से इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे है कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा वाला पार्ट है वो ही वास्तव में इसका पेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ कॉर्टेक्स है, यानी इनर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। कॉर्टेक्स के भीतर की तरफ पाया जाता है एंडोडर्मिस, जहां आप कोलेनकाइमा के बिल्कुल नीचे देख सकते हैं एंडोडर्मिस। ये देखिए यहाँ एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस अस्पष्ट होती है, एक स्तरीय होती है, लेकिन ये ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई या नहीं देती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ परिरंभ पाया जाता है। यहाँ परिरंभ भी 2-3 कोशिकीय स्तरों का बना होता है, लेकिन यह भी लगभग अस्पष्ट ही होता है। इसके बाद में देखिए अपन देखेंगे इसके वेस्कुलर सिस्टम। तो परिरंभ के भीतर की तरफ सेकेंडरी टिश्यूज के एक या अधिक घेरे उपस्थित होते हैं। घेरे में 2 पूलों के मध्य स्थित अंतरापूलीय कैम्बियम के भीतर की ओर संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ऊपर वाले डायग्राम में आप देखिए जिसमें स्पष्ट रूप से सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है। ये देखिए सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है। दोनों के बीच में दो वेस्कुलर बंडल्स, जैसे एक वेस्कुलर बंडल ये है, दूसरा वेस्कुलर बंडल ये है। 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में देखो लाइनें लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये वास्तव में कनेक्टिव टिश्यू है। और बाहर की ओर मृदुतक कोशिकाएं, जबकि पूल के भीतर की ओर अंतःपूलीय कैम्बियम के भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहाँ बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला पार्ट सेकेंडरी फ्लोएम है और ये है सेकेंडरी जाइलम। 2 वेस्कुलर बंडल्स, यहाँ एक वेस्कुलर बंडल ये है, दूसरा वेस्कुलर बंडल ये है। दोनों के बीच में जो लाइनें लाइनें दिख रही है वो वास्तव में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। द्वितीय उत्तकों के बाह्यतम घेरे के भीतर की ओर प्राय 2 घेरों में वेस्कुलर बंडल और प्रेजेंट होते हैं। बाहर की ओर जो घेरा आपको दिख रहा है वो वास्तव में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का, यानी सेकेंडरी टिश्यूज़ है। ये वाला जो घेरा है वास्तव में सेकेंडरी टिश्यूज़ का घेरा है। इसके अंदर की तरफ 2 वलय हमें और दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये अंदर 2 वेस्कुलर बंडल से बना हुआ वलय। तो यहाँ सेकेंडरी टिश्यूज या फिर मैं यूँ कहूँ सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के भीतर की ओर वेस्कुलर बंडल्स के 2 वलय या 2 रिंग्स और प्रेजेंट होती है, जिसमें जो बाहर वाली रिंग्स है, बाहर वाली जो रिंग है उस रिंग में 6 से 14 वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। यहाँ जो बाहर वाली रिंग है उसमें इन वेस्कुलर बंडल्स को आप काउंट करो, इसमें 6 से 14 तक वेस्कुलर बंडल यहाँ उपस्थित होते हैं। जबकि जो भीतर वाली वलय या रिंग होती है उसमें 2 बड़े वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हो अंदर की ओर जो वेस्कुलर बंडल है 2, वो बाकी वेस्कुलर बंडल से बड़े हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स में आमतौर में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, और चूंकि ये वेस्कुलर बंडल्स पित्त के अंदर उपस्थित होते हैं इसलिए इन्हें पित्त वेस्कुलर बंडल या मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ देखिए वेस्कुलर बंडल्स के 3 वलय है या 3 रिंग है, जिसमें बाहर वाली जो वलय है वो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स की है, यानी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम की यहाँ रिंग बनी हुई है, और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के मध्य कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक प्रेजेंट है। अंदर की ओर वेस्कुलर बंडल्स की 2 रिंग है, जिसमें बाहर वाली जो रिंग है उसमें 6 से 14 तक वेस्कुलर बंडल होते हैं। भीतर की ओर जो वलय या रिंग है उसमें 2 बड़े वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। तो ये अंदर की ओर जो 2 वलयों में जो वेस्कुलर बंडल है, इन दोनों वलयों में जो वेस्कुलर बंडल है वो वास्तव में प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। प्राय इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, और चूंकि ये वेस्कुलर बंडल या इन दोनों आंतरिक वलयों के वेस्कुलर बंडल पित्त या मेडुला में प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें पित्त या मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है।
इसके बाद में हम अगला इसका सबसे अंदर वाला पार्ट देखते हैं, पित्त या मज्जा। तो स्टेम का जो टीएस है उसमें सबसे केंद्रीय भाग में पेरेंट काइमेटा सेल से बना हुआ पित्त उपस्थित होता है। इसमें मेडुलरी या पित्त वेस्कुलर बंडल्स के दो घेरे या दो वलय अंतर्विष्ट होते हैं, जिनका भी मैंने आपको जिक्र किया कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ देखिए ये अंदर जो पार्ट है वो पूरा पित्त है, पूरा मज्जा वाला पार्ट है, और इसमें वेस्कुलर बंडल्स के दो वलय उपस्थित है। अब देखो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम यदि हम देखें कि इसका इंटरेस्ट का फीचर कौन सा है या फिर इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा है, तो इसका इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें पाए जाने वाले मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स। ये मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स है वो संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं और वर्धी प्रकार के होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन प्रकार के होते हैं। देखिए यदि हम इसके पूरे वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो स्तंभ का जो केंद्रीय भाग है उसमें प्राथमिक वेस्कुलर बंडल्स की 3 वलय उपस्थित होती है। सामान्य रूप से क्या होता है, एक ही वलय होनी चाहिए। सामान्य रूप से वेस्कुलर बंडल्स की एक ही वलय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स की 3 वलय हैं, जिनमें से सबसे भीतरी वलय जो है उसमें 2 बड़े वेस्कुलर बंडल यहाँ उपस्थित हैं। बीच वाली वलय में 6 से 14 तक छोटे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और जो सबसे बाहर वाली वलय है उसमें सर्वाधिक छोटे 15 से 20 वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ जो सबसे बाहर वाली वलय है उसमें बाद में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, और पूलों की वास्तव में वेस्कुलर बंडल्स की एक से अधिक वलयों की उपस्थिति जो है वो एक प्रकार की असंगतता को ही प्रदर्शित करती है, एक प्रकार की एनोमेली को ही निरूपित करती है। यहाँ वेस्कुलर बंडल्स की 2 भीतरी जो वलय है जो पित्त के अंदर उपस्थित है उन्हें पित्त वेस्कुलर बंडल्स या मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। थैंक यू।